गत वीडियो में हमने हिंदी एकांकी के उद्भव विकास के दो चरण को दो कालों को हमने देखा था, भारतेंदु युग और प्रसाद युग। फिर से मैं आपके सामने रिपीट करूंगी। ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से एकांकी के उद्भव विकास को 4 कालों में बांटा गया है। भारतेंदु द्विवेदी युग, दूसरा युग है प्रसाद युग, तीसरा है प्रसादोत्तर युग और चौथा युग है स्वातंत्र्योत्तर युग। अब भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की हमने चर्चा की, प्रसाद युग की भी हमने गत वीडियो में चर्चा की। आज इस वीडियो में हम प्रसादोत्तर युग के बारे में बात करेंगे। प्रसादोत्तर युग यानी जयशंकर प्रसाद के बाद का युग। बहुत सारे अन्य एकांकीकार हुए जिन्होंने प्रसाद के बाद भी जो है एकांकियों की रचना प्रसाद से प्रभावित होकर और मुक्त होकर अपनी तरह से भी एकांकियों की रचना की। प्रसादोत्तर युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एकांकी किस दिशा में आगे बढ़ती है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो प्रसादोत्तर युग में एकांकियाँ समाज से मानव से धीरे धीरे उसके अंतर्मन पर जाकर जो है चित्रित होने लगी, और उससे भी अधिक हम कहें तो मनुष्य की विकृतियाँ, उनकी समस्याओं का नग्न चित्रण करने लगी। यहाँ तक कि यौन समस्याओं पर आधारित भी एकांकियाँ रची जाने लगी। भुवनेश्वर जो है रचित है, उनकी श्यामा का विवाह एक विडंबना पर जो एकांकी है उसी पर आधारित है। सूखी डाली एकांकी उपेंद्रनाथ अश्क की जो आपके कोर्स में है, उसमें भले ही सामाजिक एकांकी परिवार की बात है, मगर उसमें भी एक साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान की बात है कि किस प्रकार नई बहू को स्वीकारना एक परिवार के लिए अलग बात होती है, मगर वो बहू जो अपना सब कुछ मायके में छोड़कर ससुराल जाती है तो वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किस प्रकार से दुखी होती है और फिर जुड़ जाती है, तो उस पर बात की। भुवनेश्वर की स्ट्राइक एकांकी है, तांबे के कीड़े एकांकी है, वो ऐसी एब्सर्ड प्रकार की एकांकी है कि जिसको समझना बहुत ही कठिन है। कह सकते हैं कि संकलन त्रय का सही निर्वाह जो है इन एकांकियों पर पड़ने लगा। संकलन त्रय यानी कि स्थान की एकता, कार्य की एकता और समय की एकता, इन तीनों की एकता पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाने लगा। प्रसादोत्तर युग में ये भी बात है कि भारतेंदु युग की सामाजिक एकांकियाँ, प्रसाद युग की जो है नारी मन पर या अंतर्द्वंद की एकांकियाँ तो चल रही थी, मगर इस युग में और एक पाश्चात्य एकांकियों से प्रभावित नई और टेक्निकों का प्रयोग होने लगा, जैसे कि फैंटेसी है, काल्पनिक चित्र को जो है प्रस्तुत करना, यहाँ तक कि संकेतों का प्रयोग भी ज़्यादा होने लगा। जो बाह्य नाट्य प्रणाली में जो एक प्रकार का आडंबर था उसको दूर करके सहज सरल और स्वाभाविक एकांकियाँ रची जाने लगी। कह सकते हैं कि प्रसादोत्तर युग में आदर्शवाद से हटकर यथार्थवाद पर आधारित एकांकियाँ रची जाने लगी। यानी ऐसी स्त्री होनी चाहिए, ऐसे पुरुष होने चाहिए, ऐसे बालक होने चाहिए नहीं, मगर वास्तव में आधुनिक युग में ऐसे हैं, उसको स्वीकार करना। यानी कि वास्तव में ये बहुत ही बुरी समस्याएं चल रही है, उसको हम नकार नहीं सकते। ऐसी समस्याओं का नग्न चित्रण होना, उसको कहते हैं हम यथार्थवाद। जो प्रैक्टिकल, जो वास्तव में है, उसी को चित्रित करना, उस पर चित्रण होने लगा। तो भारतेंदु युग और प्रसाद युग तक जो एकांकियाँ आदर्शवाद तक सीमित थी या आदर्शवाद से प्रभावित थी, वो एकांकियाँ पाश्चात्य एकांकीकारों के प्रभाव के कारण जमीन के धरातल को छूकर लिखी जाने लगी, यानी कि यथार्थ लिखी जाने लगी, यानी कि यथार्थवाद पर आधारित एकांकियाँ होने लगी। तो ये एक विशेषता हम प्रसादोत्तर युग की कह सकते हैं। उसके साथ साथ प्रसादोत्तर युग में मैंने आपको पहले ही प्रसाद युग में भी कहा था कि इब्सन, बर्नार्ड शो, हेनरिक, इन सब का प्रभाव इन एकांकियों में पड़ता है। तो कुछ बंगला और जो है अंग्रेजी एकांकियों का अनुवाद भी होने लगा, और प्रत्यक्ष रूप से उन एकांकीकारों का प्रभाव भी हम देख सकते हैं इन एकांकियों में। तो इस प्रकार भारतेंदु द्विवेदी युग, उसके बाद प्रसाद युग, उसके बाद प्रसादोत्तर युग, जिसमें एकांकी का विकास जो है हम देख सकते हैं। इन प्रसादोत्तर युग में मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहूँगी कि प्रसादोत्तर युग का समय 1938 से 1947 तक है। अब ये प्रसादोत्तर युग का ये जो समय है 1938 से 1947, उसको 2 सोपानों में हम देखें, विभाजित करें तो 1938 से 1940 और 1941 से 1947 तक हम इस युग को 2 सोपानों में बांट देते हैं।
अब 1938 से 1940 तक तो मैंने आपको कहा कि भारतेंदु द्विवेदी युग और प्रसाद युग उसी से प्रभावित एकांकियाँ थी, मगर 1941 से लेकर 1947 तक की जो एकांकियाँ हैं वो बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तनशील एकांकियाँ थी। क्यों? तो आपको पता ही है कि बंगाल का अकाल, युद्ध की विभीषिकाएँ, ये सब जो थी ये सब जो बातें हमारे भारतवर्ष में चल रही थी 1940 से लेकर 1947 तक। तो ये 7 वर्ष इतने कठिन थे कि इन वर्षों में जो है ये समस्या चल रही थी और मनुष्य जीवन जो था वो एक उज्जवल भविष्य के स्वप्न जो है कर रहे थे। उज्जवल भविष्य के सपने में डूबने की कोशिश कर रहा था मनुष्य, मगर जब उसको पीड़ा और बहुत ही दुख प्राप्त होता है तब उसका रूप जो है वो एकांकी में परिवर्तित हो जाता था, उसका प्रभाव साहित्य पर पड़ जाता था। तो प्रसादोत्तर युग में ये मैंने आपको कहा कि बंगाल का अकाल, युद्ध की विभीषिकाएँ और अतीत का गौरवगान भी होने लगा। यहाँ तक कि जो जनता जो थी वो राजनीतिक कुशासन से किस प्रकार से पीड़ित थी, किस प्रकार भूखमरे से और बेरोजगारी से पीड़ित थी, इन सभी समाज जीवन का चित्रण प्रसादोत्तर युग के एकांकियों में पड़ा। और इसी कारण यह एकांकियाँ 1941 से लेकर 1947 की एकांकियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसी युग की जो 2-3 एकांकियाँ हैं वो आपके कोर्स में, जैसे मैंने आपको कहा, उपेंद्र नाथ अश्क की सुखी डाली एकांकी है, भुवनेश्वर रचित तांबे के कीड़े एकांकी बहुत पहले पाठ्यक्रम में थी, तो वो भी एक मनोवैज्ञानिक आधार पर एकांकी है। तो ऐसी एकांकियाँ रची जाने लगी। तो इस प्रकार से प्रसादोत्तर युग में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और प्रसाद युग से हटकर मनोवैज्ञानिक धरातल पर यथार्थवाद के आधार पर एकांकियाँ रची जाने लगी और बहुत सारे एकांकीकार इनसे प्रभावित हुए।